तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वहीं एमसीडी चुनाव में अपने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी ने एक कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने अपने 11 उम्मीदवारों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने हैं और 7 दिसंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कल तेलंगाना पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। तेलंगाना पुलिस की एसआईटी ने उन्हें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। और खबरों के मुताबिक बीएल संतोष को एसआईटी की ओर से जारी पेश होने का नोटिस नहीं मिला था। देखते हैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इंतजार बेकार गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को सुबह एसआईटी के सामने पेश होना था, जो टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोपों की जांच कर रही है। बीजेपी सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको एसआईटी का वो नोटिस नहीं मिला है जो 16 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन एसआईटी के सूत्र बताते हैं कि बीएल संतोष के पीए को वो नोटिस दी गई थी। लीक हुए ऑडियो और कुछ वीडियो टेपों को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दावा किया था कि इस मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों ने बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष और दूसरे बड़े नेताओं का नाम लिया था। टेपों में आवाज, ईमेल आईडी या ऐसी कोई पहचान नहीं थी जिससे आरोपियों का बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क साबित होता हो। सूत्रों ने बताया है कि दस्तावेजों और ईमेल के रूप में सबूत 1 लाख पन्नों तक है, लेकिन एसआईटी ने विस्तृत करने से मना कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि मीडिया या फिर सरकार से इसके बारे में कोई बात न करें। बीजेपी ने इस पूरे मामले को एक ड्रामा ठहराया और कहा कि इसकी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री ने लिखी। बीजेपी 18 नवंबर को अदालत चली गई ये आरोप लगाते हुए कि एसआईटी मनमाने और गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी कर रही है। अदालत ने कहा कि एसआईटी सेक्शन 41 के तहत संतोष को नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर पाबंदी है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के। केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होनी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया था और इस बीच पुलिस ने कई सबूत भी जुटाए हैं जिनकी पड़ताल अभी जारी है। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीमें दिल्ली, मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड में पूरे केस की जांच में जुटी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज पुलिस फिर से आफ्ताब की रिमांड मांगेगी। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी थी, जो अभी होना बाकी है। तो नार्को टेस्ट में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर होना है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट मंगलवार तक होना था, लेकिन अब इस टेस्ट में कुछ दिन और लग सकते हैं क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले अदालत और आरोपी दोनों की परमिशन लेनी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कोर्ट ने जो सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए उसकी कंसेंट ली थी, तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आज कल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। आफ्ताब पूनावाला बार बार बयान बदल रहा है। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, उसका मोबाइल फोन और कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है। हालांकि अदालत में सबूत के तौर पर ये मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइन कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें जैसा कि पुलिस साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है, जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सब कॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है
कि मौकाए वारदात की फोरेंसिक जांच कर ली गई है। अब आगे जो सबूत मिले हैं उनकी लैब में वैज्ञानिक जांच होगी। हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया और जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी क्लूज मिले उनको उन्होंने आईओ को हैंड ओवर कर दिया है और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहाँ से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा और आफताब के जानकारों और उनके घर वालों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक जबड़ा बरामद किया है जिसमें दांतों में 3 जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। पुलिस ने इस जबड़े की पहचान के लिए मुंबई और दिल्ली के 2 डॉक्टरों से संपर्क किया है। श्रद्धा ने मुंबई के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। हत्या के 6 महीने बाद आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक जंगल में फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे टुकड़े फेंकने के लिए निकलता था। अब आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अभी तक कई अहम सबूतों को बरामद नहीं कर पाई है। इस पूरे हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में पूरा केस टेक्निकल, साइंटिफिक और फोरेंसिक जांच पर टिका हुआ है। अब मंगलवार को पुलिस आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेश करेगी और पुलिस चाहेगी कि उसकी और रिमांड मिले जिससे उससे आगे की पूछताछ हो और इस मामले में सभी वैज्ञानिक टेस्ट जल्दी हों। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 64 पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। याचिकाकर्ता ने इस धारा में दिए प्रावधान को भेदभावपूर्ण बताया था। इसके तहत कोर्ट से जारी समन को घर की महिला नहीं ले सकती, केवल घर के बालिग पुरुष सदस्य के समन लेने का इसमें प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने नोटिस जारी किया है। तो इस मामले में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से मदद मांगी है। बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया। एजी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। महिलाओं से भेदभाव, समन मिलने में देरी को आधार बनाकर इसे चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई होगी। कर्नाटक के चामराजनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई। ये घटना कुछ लोगों की दूषित मानसिकता को भी बयां करती है। दरअसल एक अनुसूचित जाति की महिला ने जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो आई थी और वहां पर ऐसी जगह पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया और न सिर्फ भगाया बल्कि पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ भी किया। ये तस्वीरें आप उसी वाटर टैंक की देख रहे हैं, तो ये आप मानसिकता समझ सकते हैं। हमारे समाज में ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव अभी भी कितना देखने को मिलता है। ये वो वाटर टैंक है जहां पर उसकी बाद में सफाई कर दी गई, गौमूत्र से उसको साफ किया गया। वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी। SC/ST एक्ट जो कि 1989 में बना था, उसके तहत सजा का प्रावधान इसमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कारावास है। इसकी ऑनलाइन खरीद के लिए जाते हैं, ढेर सारे कस्टमर रिव्यूज आपको अपनी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन इनमें बड़ी तादाद फेक रिव्यूज की होती है। जया बिल्कुल, और यहाँ पर आरजू अब इस समस्या को जो है खत्म करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक नए मानक भी तैयार कर लिए हैं, जिन्हें 25 नवंबर से पूरे देश में अब लागू किया जाएगा। इन नए मानकों के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही नए सिरे से अब तय की गई है। देखते हैं हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर फेक कंज्यूमर रिव्यू को लेकर बढ़ती शिकायतों से निपटने के लिए अब उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मदद से नए मानक तैयार किए हैं, जिन्हें सोमवार को जारी किया गया। नए मानकों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को कंज्यूमर रिव्यू की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी पेड रिव्यू पब्लिश करती है तो उसे विशेष मार्क के जरिए ग्राहकों को बताना होगा।
अगर कोई उपभोक्ता किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अपनी असंतुष्टि जारी करता है तो उसे भी ई कॉमर्स साइट को पब्लिश करना होगा। कम से कम 11 बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, गूगल, मेटा, रिलायंस रिटेल और टाटा सन्स ने इन नए स्टैंडर्ड्स को सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए लागू करने की कटिबद्धता जताई है। इसमें एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है BIS स्टैंडर्ड के तहत, जिसमें वेबसाइट्स को यह अपनाना होगा। शुरू में तो सेल्फ रेगुलेशन की तरह और बाद में वेबसाइट्स खुद इसे अपनाकर और सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से इसको एड्रेस कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। भारत सरकार ने 25 नवंबर से इन नए स्टैंडर्ड्स को लागू करने का फैसला किया है। शुरू में इन्हें सेल्फ रेगुलेशन के जरिए ई कंपनियों द्वारा लागू किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियां अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाती हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कंफर्मिटी असेसमेंट की जो व्यवस्था है उसके अगर अनुकूल ये रहा तब तो ठीक है, पर अगर उसके वायलेशन से अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की ओर जा रही है कोई कंपनी, तो उस पर जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई है। जी, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह तय किया है कि 25 नवंबर से शुरुआत में देश की सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इन नए स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए खुद को सेल्फ रेगुलेट करना होगा, यानी खुद स्वेच्छा से उन्हें इन नए मानकों को फॉलो करना होगा। लेकिन आने वाले हफ्तों में अगर ग्राहकों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि नए मापदंड का, इन नए स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार इस नए मानक को देश की सभी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अनिवार्य करने का बड़ा फैसला भी कर सकती है। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। शुरुआत हम कर रहे हैं श्रद्धा वालकर मर्डर केस में, जिसमें आज आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होने जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे 10 दिनों की रिमांड में अब तक रख लिया है। और इस बीच पुलिस ने कई सबूत भी जुटाए हैं जिनकी पड़ताल जारी है। साथ ही पुलिस की अलग अलग टीमें दिल्ली, मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड में पूरे केस की जांच में जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज पुलिस फिर आफ्ताब की रिमांड मांगेगी। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी थी, जो अभी होनी है। नार्को टेस्ट से पहले होना है पॉलीग्राफ टेस्ट, और उसकी इजाजत कल दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से ले ली है। तो अब पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके बाद कुछ वक्त लगेगा नार्को टेस्ट होने में। और कोर्ट में जाया, जैसे हम जानते ही हैं कि नार्को टेस्ट की बहुत ज्यादा मान्यता नहीं होती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ये बात कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी या जो शातिर लोग होते हैं, वो जब नार्को टेस्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाती है जो जांच में काम आ जाती है। कोई ऐसा सुराग अक्सर मिल जाता है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट मंगलवार तक होना था, लेकिन अब इस टेस्ट में कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले अदालत और आरोपी दोनों की परमिशन लेनी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आज कल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। आफ्ताब पूनावाला बार बार बयान बदल रहा है। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, उसका मोबाइल फोन और कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है। हालांकि अदालत में सबूत के तौर पर ये मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें जैसा कि पुरी साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है। जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सब कॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि मौकाए वारदात की फॉरेंसिक जांच कर ली गई है। अब आगे जो सबूत मिले हैं उनकी लैब में वैज्ञानिक जांच होगी।
हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया और जो भी चीजें वहां पे जो भी क्लूज मिले उनको उन्होंने आईओ को हैंडओवर कर दिया है और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहां से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा और आफताब के जानकारों और उनके घर वालों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक जबड़ा बरामद किया है जिसमें दांतों में 3 जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। पुलिस ने इस जबड़े की पहचान के लिए मुंबई और दिल्ली के 2 डॉक्टरों से संपर्क किया है। श्रद्धा ने मुंबई के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। हत्या के 6 महीने बाद आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक जंगल में फेंके। वो हर रोज और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज एक बार फिर पेशी होनी है, कितने बजे तक होगी और जो पॉलीग्राफ टेस्ट होना है और उसके बाद नार्को टेस्ट होना है वो किस तरह से होता है, क्या उसको कोर्ट में किस तरह से देखा जाता है, बताएं जरा तफसील से पूरी जो जांच चल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आरोपी आफताब अमीन पूनावाला है, ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है और इतना खौफनाक है। जिस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया, फिर शव को ठिकाने लगाया, तो पुलिस फिजिकल तौर पर उसको कोर्ट में पेश नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको खतरा है कि कहीं उस पर जो वकील हैं या जो लोग हैं वो हमला न कर दें। तो उसकी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 बजे के बीच उसको पेश किया जाएगा। अभी वो 10 दिन की रिमांड पर रह चुका है और नियम के मुताबिक ऐसे केस में आप 14 दिन की रिमांड ले सकते हैं। तो 4 दिन पुलिस के पास अभी और बचे हैं, तो पुलिस कोशिश करेगी जो 4 दिन बचे हैं ये भी पुलिस रिमांड इन दिनों की ले ले। हालांकि कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजता है या नहीं भेजता है। तो पहली चीज तो है कि पुलिस रिमांड की मांग करेगी क्योंकि अभी न तो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है, न कपड़े हैं मिले हैं श्रद्धा के और न ही उसका मोबाइल बरामद हुआ है, तो उसकी रिमांड की मांग की जाएगी। दूसरा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट, चूंकि पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन कल शाम को दिल्ली पुलिस को मिल गई है, तो ये माना जा रहा है कि कल या परसों में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी और फिर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर नार्को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें एक पूरा हफ्ता जो है 4 से 5 दिन इसमें लग जाएंगे, तभी ये सारे टेस्ट हो पाएंगे। दूसरा, जो चीजें मिली थी, हड्डियां मिली हैं या जो और सबूत मिले हैं, वो सारे सबूत दिल्ली पुलिस ने सीबीआई की CFSL लैब में भेज दिया है। वहां पर इनकी जांच होगी, इसमें उसकी DNA जांच की जाएगी और बाकी की जो एविडेंस है उनकी फॉरेंसिक जांच और साइंटिफिक जांच वो वहीं पर होगी। तो ये पूरा केस जो है अब साइंटिफिक जांच पर टिका हुआ है, फॉरेंसिक जांच पर टिका हुआ है और जो टेक्निकल जांच है जिसमें मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, चैट्स वगैरह हैं, उस तरह की जांच पर टिका हुआ है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि अभी देखना होगा कि पुलिस को क्या आरोपी की और रिमांड मिल पाती है। अगर रिमांड नहीं मिलती है तब भी वो जेल चला जाएगा और वहां से पुलिस फिर उसको लेकर आएगी और उसका नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कराएगी। तो आज करीब 3 से 4 बजे के बीच आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मुकेश, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस को अब तक जो शव के टुकड़े बरामद हुए हैं, क्या उनके DNA की को लेकर कोई खबर आई है? उनके DNA से जो मिलान किया जाना था श्रद्धा के पिता के DNA से, क्या उसको लेकर कोई सामने आई है खबर फॉरेंसिक जांच को लेकर? देखिए, श्रद्धा के पिता का जो ब्लड सैंपल है वो काफी पहले ले लिया गया था अभी, लेकिन क्योंकि पुलिस ने जो चीजें मिली हैं वो अभी लैब में भेजी हैं, तो इनका जो DNA सैंपलिंग होती है उसमें अमूमन जो है अगर नॉर्मल केस होता है तो उसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। अब चूंकि ये केस काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट केस है, मीडिया में भी ये केस सुर्खियों में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 दिन में इसकी जो DNA जांच है वो कंप्लीट हो जाएगी और 15 से 20 दिन में ये साफ हो जाएगा कि जो टुकड़े मिले हैं वो टुकड़े क्या श्रद्धा के शव के हैं। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगर एक भी टुकड़ा मैच कर गया, एक भी टुकड़े का DNA मैच कर गया, तो पुलिस का केस वहीं पर काफी मजबूत हो जाएगा, चाहे भले ही बाकी टुकड़ों के DNA मैच न कर पाए, क्योंकि एक टुकड़े से ये साबित हो जाएगा वो जो अवशेष हैं वो श्रद्धा के हैं और पुलिस के लिए काफी अपनी जांच में एक मदद मिल जाएगी।
और केस भी मजबूत हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो डीएनए अगर मैच कर जाता है तो पुलिस जो है इस केस में काफी मजबूती उसको लगता है आ जाएगी आफताब के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो गुजरात चुनाव के लिए तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी यहां पर प्रचार में लगे हैं और बार बार प्रधानमंत्री ने यहां पर अपील भी की कि गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए दिया गया हर वोट सीधे उनको जाएगा। और ये सवाल है कि क्या कांग्रेस और आप उनके गुजरात कनेक्शन की क्या कोई काट खोज पाएंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार अपने प्रचार में कह रहे हैं कि नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को वोट दीजिए ताकि भूपेंद्र सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान गुजरात में रैली की तो केजरीवाल भी रोड शो करते हुए नजर आए। तो इस बार गुजरात के चुनाव जो हैं वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। बतावी देशु औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अब आप તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ। गुजरात के नवसारी में प्रधानमंत्री ने फिर याद दिलाया कि वो गुजरात के सुख दुख में शरीक रहे हैं। इसके एक दिन पहले वलसाड में उन्होंने युवाओं से कहा था कि घर के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम पहुंचाना। उधर राहुल गांधी बार बार बीजेपी की बांटने वाली राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लगभग अराजनीतिक रखते हुए भी सूरत और राजकोट में उन्होंने रैलियां की। यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा कोण बना रही है। शहरी इलाकों में उसे कुछ समर्थन भी दिख रहा है। अमरेली की रैली में ये समर्थन दिखा भी। चारों तरफ पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी आ रही है। परिवर्तन 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 चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन जिससे बात करो वो कहता है बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कुछ कमाल कर रहा है, अद्भुत कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। तो गुजरात की जंग में प्रचार पूरे रंग पर है। मंगलवार को बीजेपी फिर कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है। 8 तारीख को पता चलेगा कि गुजरात की जनता ने क्या फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बोलो मारा माता भारत माता की, भारत माता की। तो गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग का आज दूसरा दौर है। राज्य की दूसरे दौर की 93 विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में उतरने जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी अब प्रचार करेंगे। तो आप जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम यहाँ पर नेतागण, मुख्यमंत्री प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। करीब करीब 3 दशक यानी 27 साल तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है। बावजूद इसके आप रैलियों में देख सकते हैं कि किस तरह से कोशिशें यहाँ पर चल रही है। अपनी यहाँ पर जिस तरह से सत्ता बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर ना हो, इसलिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। और इन नेताओं के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मनसुख भाई मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, गोवर्धन झड़ाविया भी प्रचार में उतरेंगे। बीजेपी ने पहले चरण की सीटों के लिए भी इसी तरह एक ही दिन मेगा प्रचार किया था। तो गुजरात में चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी भी इस बार तूफानी प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे के तीसरे दिन है आज उनका, और एक रोड शो और 2 रैलियां भी करने जा रहे हैं। जय, हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है लंबे वक्त से उन्होंने गुजरात में एक तरह से डेरा जमाया हुआ है और लगातार एक के बाद एक वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल। और यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और उससे पहले किस तरह की खबरें आ रही हैं उससे बेफिक्र यहाँ पर आप गुजरात में अरविंद केजरीवाल को प्रचार करते हुए देख सकते हैं। और केजरीवाल दोपहर 2 बजे खंबालिया जो कि द्वारका में पड़ता है वहां पर एक जनसभा करेंगे। इसके बाद वो शाम 5 बजे आज सूरत के वरोछा इलाके में रोड शो करेंगे और 7 बजते यानी शाम 7 बजे वो सूरत के वेद रोड पर जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो पूरा उनका एक पैक है, कार्यक्रम है, क्या कुछ करना है। इससे पहले हमने देखा था कि रविवार और सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने 2 रोड शो किए थे। किसी वक्त में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन फिलहाल वो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। छात्र आंदोलित हैं, नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती, सब कुछ रुक गया है। सरकार विपक्ष को, विपक्ष सरकार को दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश आरक्षण संशोधन जो विधेयक है वो लाने की है, जिस पर मुख्यमंत्री सचिवालय आधी रात तक काम कर रहा है। 24 नवंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाए, नए विधेयक के आने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 80% से ज्यादा हो सकती है। छत्तीसगढ़ इन दिनों गुस्से में है। कहीं चक्का जाम किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है। असल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ये देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 महीने से लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम और रोस्टर लागू ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद से राज्य में आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर सक्रिय ही नहीं है। ये बात खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में बताई। रायपुर के ऋषभ मांदलेकर पीटी पास कर चुके हैं। अपनी बात रखने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दाखिले की खबर का कान इंतजार कर रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं। काउंसलिंग होती तो सीट अलॉट हो गई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई तो देरी हो रही है उसमें? हाँ, देरी हो रही है। तो उससे नुकसान होगा? हाँ, नुकसान होगा ना, हमारा पूरा पढ़ाई का फ्यूचर नुकसान हो जाएगा। अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो पीडब्ल्यूडी बच्चों को वैसे भी प्रिपेयर करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर ऐसी देरी हो रही है इस संबंध में तो इन लोगों का साल तो पूरा ख़राब हो जाना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में जल्दी से कोई डिसीजन ले और कुछ करे। शिवज्ञा शिक्षक बनना चाहती हैं, बीएड की प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी हैं। पहली काउंसलिंग में पसंद का कॉलेज नहीं मिला, अब आरक्षण रुकने की वजह से कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने इसे अभी बैन कर दिया है रिजर्वेशन के कारण। सर बस तब से हम वेट कर रहे हैं, अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या लगता है फ्यूचर में कितनी परेशानी हो सकती है, कैरियर को लेकर कितनी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि लेट हो रहा है? जी सर, करियर में तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का आधा कोर्स तो हो चुका है सर, क्योंकि सितंबर से स्टार्टेड हो गई हैं क्लासेस, अभी तो 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। सर बस यही है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी इसका डिसीजन आ सके उतना ही जल्दी, हम बस यही बोल सकते हैं। रायपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के काउंसलिंग इंचार्ज ने बताया कि पहली काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट का काम रुका हुआ है, तो जिस कारण से उनका एडमिशन रुका हुआ है। अभी क्या निर्देश प्राप्त हुए थे? निर्देश यही थे कि भाई अभी आरक्षण के कारण स्थगित किया जाता है, उसके बाद ही आरक्षण का यदि निर्णय होता है शासन स्तर पर तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। आरक्षण लागू नहीं होने से राज्य में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमसीए की तकरीबन 23,000, बीएड की लगभग 14,000 सीट में दाखिले रुक गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियां और उनके परिणाम रोक दिए गए हैं। 12,000 शिक्षकों की भर्ती समेत कई पदों की अधिसूचना रोक दी गई है। लगभग 1,000 रिक्त पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदिवासियों के आरक्षण खत्म होने पर सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि 1-2 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाकर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार 4 साल से हाई कोर्ट में सही जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बना तो हम 32% आ गए, तो हमको 20% 12 साल तक दिए, उसका बैकलॉग चाहिए। और पदोन्नति में आरक्षण अभी बंद है, उसको लागू करना चाहिए। दूसरा, स्थानीय भर्ती जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों में 100% आरक्षण है, वो भी अभी स्थगित हो गया है।
और आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश में आरक्षण की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है। पूरी तरीके से रिजर्वेशन शून्य पे आ गया है। सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है। सरकार ने जिस तरीके से जालसाजी के तहत ओबीसी के साथ में खेल खेला, एसटी के साथ में खेल खेला और उसका चेहरा, वास्तविक चेहरा आज जनता के सामने में है। पहले कुणाल शुक्ला के माध्यम से उन्होंने आरक्षण के विषय को लेकर के जिस तरीके से नाटक रचा और दूसरे तरफ उन्होंने एसटी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से केपी खांडे को पुरस्कृत करने का कार्य किया, ये पूरे प्रदेश की जनता ने उसको देखा है। कांग्रेस के इस नकारेपन की वजह से आज हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ, नियुक्तियाँ या काउंसलिंग जितने प्रकार की प्रक्रिया है वो सारी अब लगभग थम गई है। विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 तारीख को है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 तारीख को आरक्षण के मुद्दे पर ही विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा और बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी है तो उसके हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो अब इसलिए यदि वर्तमान की स्थिति में हम देखें तो 32-12-14% जो आरक्षण था वो हाई कोर्ट के आदेश से कम हुआ और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आरक्षण करने के पहले, इसको पारित करने के पहले समर्थन में साक्ष्य के रूप में या किसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसे हेड काउंटिंग वगैरह होता है उस टाइप का। तो अब सरकार की ये मंशा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो काउंसलिंग वगैरह है वो करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विषय पर अजीब स्थिति पैदा हो गई है। कॉलेज में एडमिशन रुक गए हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती स्थगित है, आवेदक बेहद परेशान हैं। बहरहाल सरकार का दावा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एडमिशन जो है प्रोसेस रुक गए हैं क्योंकि आरक्षण जो है बहुत जल्दी उसका हो जाएगा। अभी 1 दिसंबर को हो जो आरक्षण के लिए विशेष सत्र आयोजित की गई है और उसके बाद शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी के कार्यकाल में रमन सिंह की सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 58% कर दिया था। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई। 15 अगस्त 2019 को नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 82% तक जा पहुंचा था। भूपेश बघेल की सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था लागू की थी उसे बिना किसी ठोस आधार के लागू करने और 50% के दायरे से अधिक होने की बात कहकर रद्द कर दिया था। तब से राज्य में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई थी और संभवतः छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं थी। अब सभी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो और इसी के मद्देनजर सरकार भी नए आरक्षण संशोधन को नवी अनुसूची में शामिल कराने का संकल्प पारित कर सकती है। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार अली और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और टॉप 5 में आज पहली खबर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए की पिटाई हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी का कहना है कि टिकटों की खरीद बिक्री जो हो रही है उसके चलते आम आदमी पार्टी अपनों में ही विरोधियों का सामना कर रही है। दूसरी खबर इंडोनेशिया से आई, जहां पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। 162 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। तीसरी खबर फीफा वर्ल्ड कप से, जहां पर गूंजा है ईरान का हिजाब विरोध और टीम ने राष्ट्रगान नहीं गाया। चौथी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर औकात के सवाल पर प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं जनता का सेवक हूं। और पांचवी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई, फिलहाल ब्लू टिक के लिए $8 नहीं लेगा ट्विटर। कुछ वक्त के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, उस खबर को चुनना है जो आपको पसंद है, उसे हम विस्तार से आपको दिखाएंगे।